बहुत समय पहले की बात है। जोधपुर के एक छोटे से गांव रामपुर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी ज्योति के साथ रहता था। वह अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता और उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक फल बेचने वाला आया। फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजा ताजा फल ले लो फल, राजस्थान के मशहूर फल ले लो फल। फल वाले की आवाज सुन के ज्योति आम लेने की जिद करती है। पापा पापा मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे आम ला के दो ना। इतना सुनकर राधा दौड़कर ज्योति के पास आए और चिल्लाई। अरे रुक, बड़ी आई आम खाने वाली, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं और इस राजकुमारी को आम चाहिए। थोड़े घर के भी हालात देख लिया कर। अरे भाग्यवान बच्चों के साथ ऐसा सुलूक थोड़ी करते हैं। मेरी प्यारी सी बेटी, इधर आओ। बस थोड़ा सा समय ठीक हो जाने दो, फिर तुमको जो जो चाहिए वो सब दिलाऊंगा। आज ही अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही। तुम खुद ही देखो, कितने दिन से बारिश नहीं हुई, जिसे पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है। आप अपने दोस्त रतन सिंह से काम के बारे में पता कीजिए ना, शायद उनके पास कोई काम हो। हाँ भाग्यवान, मैं आज ही उसके पास जाके पता करता हूँ। रतन भाई, ओ रतन भाई, घर पर हो क्या? अरे आओ आओ रमेश भाई, आज कैसे आना हुआ? अरे रतन भाई, अब क्या ही बताऊं। हालात ऐसे हो रहे हैं कि 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पड़ा। ऊपर से ये बारिश है, आने का नाम नहीं ले रही। जो कुछ भी खेत में बोया था वो सब नष्ट हो चुका है। हाँ रमेश भाई, सबका कुछ ऐसा ही हाल है। रतन भाई, अब तुम ही बताओ, ऐसे में क्या करें? मेरे पास एक सुझाव है। ओ हमारे खेत के बगल में जमींदार साहब के पास कुआं ऐसे ही पड़ा है। क्यों ना मैं रामू मिलकर उस कुएं से पानी निकालकर उसे से सिंचाई करे। हाँ रतन भाई, तुम सही कहते हो। चलो हम जमींदार साहब से पूछते हैं कि वो कुएं का उपयोग हमें करने देंगे क्या। इतना बोलकर वो दोनों जमींदार के घर निकल पड़ते हैं। जमींदार जी, बारिश ना होने के कारण हमारी खेती खराब हो रही है। क्या हम आपके खेत वाले कुएं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं क्या? हाँ रतन से, क्यों नहीं, आप उसका बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कुआं कुछ दिन से ऐसे ही पड़ा है। पानी के लिए आपको थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी। अच्छा, जमींदार साहब, इतनी मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर वे दोनों वहां से चल पड़ते हैं और अपने दोस्त रामू को साथ लेकर जमींदार के खेत में कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अरे रमेश भाई, ये कुआं तो बहुत गहरा है और वीरान सा पड़ा हुआ है। हाँ भाई, अगर हम तीनों मिलकर इसकी खुदाई करेंगे तो पानी अवश्य ही निकल लेंगे। किसी ने कहा है ना, संगठन में शक्ति होती है। फिर तीनों दोस्त खुदाई करना चालू कर देते हैं। उन्होंने थोड़ी ही खुदाई करी हुई थी कि रतन सिंह के कुदाल से किसी वस्तु के टकराने की आवाज आती है। वो वो उस जगह की मीठी को हटाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह सोने के सीखों से भरा घड़ा निकलता है। वे उस घड़े को लेकर कुएं से बाहर आते, उन सोने के सीखों को देखकर तीनों दोस्त बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। इतने सारे सोने के सीखे, इनसे तो हम अमीर हो जाएंगे। अरे रतन भाई, जमींदार साहब ने अपना ये कुआं अपनी मजबूरी में हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया था, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ये खजाना हम उन्हें दे। दोनों भी रमेश की बात नहीं मानते हैं और आखिर मजबूरन रमेश को उनकी बात माननी पड़ती है।
अच्छा ठीक है, ये खजाना हम रख तो लेंगे, लेकिन हम गांव में रहे तो सबको पता चल जाएगा और जमींदार को इसका पता चला तो ये खजाना उन्हें वापस भी देना पड़ सकता है। अरे तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग सुनो। रामू उन दोनों को बताता है कि इस खजाने को लेकर शहर चले जाएंगे और अपना खुद का व्यापार शुरू कर देंगे और इसे किसी को भनक नहीं लगी। वे दोनों रामू के बातों से सहमत होते हैं और उस घड़े को छिपा कर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। आज वे तीनों बहुत खुश थे, अपने अपने सपने देखते जा रहे थे, लेकिन इतना सारा सोना एक साथ देख रतन सिंह का मन लालच से भर जाता है। ये सारा सोना मेरे हाथ लग जाए तो मजे हो जाएंगे, मैं बहुत ही ज्यादा आमिर बन जाऊंगा, फिर जिंदगी भर घर बैठे आराम से खाऊंगा। शाम होते होते वे शहर के नजदीक पहुंच जाते हैं। दोस्तों शहर तो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, रात भी होने वाली है, कुछ खाने और रहने का ठिकाना भी देखो। तभी शेखर की नजर सामने छोटी सी कुटिया पर पड़ती है। कोई है क्या घर पे, कोई है क्या? हाँ बेटा बोलो। वो हम शहर की तरफ जा रहे थे, बीच में ही रात हो गई, क्या हम रात के लिए रुक सकते हैं? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ। अंदर जाकर वो देखते हैं कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। झोपड़ी की स्थिति साफ उसकी गरीबी को दर्शा रही थी। बेटा तुम लोग बहुत थके हुए लगते हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, फिर खाना खाते हैं। लेकिन रतन सिंह का मन खाने में बिल्कुल नहीं था। उसकी नज़र तो सिर्फ उन सिखों के घड़े पर थी कि किसी तरह वो सिखों को चुरा ले। बूढ़ी अम्मा के व्यवहार से उनको यकीन हो जाता है कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगी, और वो उस घड़े को अम्मा को थमा देते हैं। ये लो अम्मा, इसमें हम तीनों की मेहनत की कमाई है, इससे हम शहर में व्यापार शुरू करने वाले हैं, आप इसे संभाल कर रख दीजिए। वो घड़ा लेकर अम्मा उस घड़े को किचन में अलमारी के पीछे छुपाती हैं। रतन अम्मा को घड़ा रखते हुए देख लेता है। सभी लोग सो जाते हैं, रतन सिंह भी झूठ मूठ की आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। जब सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो रतन सिंह अपने योजना के अनुसार चुपके से रसोई में जाकर उस सोने के सीखों वाले घड़े को चुरा लेता है और वो उसे दबे पांव चुपके से निकल जाता है। बेटा उठ जाओ, देखो सूरज सर पर चढ़ आया है। अम्मा वो कल के बहुत थके हुए थे ना, इसलिए कुछ जरा ही देर आंख लग गई, लाओ वो गठरी ला दो अम्मा, हमें शहर जाना है। इतना बोलकर अम्मा वो गठरी लेने जाती हैं। अम्मा वो अलमारी के पीछे गठरी को देखती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। ये देख अम्मा हैरान रह जाती हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, रात को मैंने वो गठरी यही रखी थी, आप कहाँ गई? तभी अम्मा को उनके दोस्त का ख्याल आता है। ये काम इनके दोस्त रतन ने ही किया है पक्का, और वो सुबह से दिखाई भी नहीं दिया। अम्मा डर जाती हैं। बेटा वो गठरी तो मुझे वो नहीं मिली, लगता है तुम्हारा वो दोस्त उसे चोरा कर ले गया। अरे ये कैसे हो सकता है अम्मा, उसमें हम तीनों की सारी कमाई थी। लगता है ये झूठ बोल रही है, पक्का ये काम रतन और इस बुढ़िया ने मिलकर किया होगा। अरे बेटा भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, और मैंने तो आप लोगों को रात भर रहने दिया, आप लोग हैं कि मुझ पर ही शक कर रहे हो। देखा भाई, ये बुढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, पक्का रतन ने इसको हिस्सा दिया होगा तभी ये झूठ बोल रही होगी। हाँ रामू, ये भी हो सकता है। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चालाक बुढ़िया, इसका फैसला तो राजा ही करेंगे, चलो उनके पास चलते हैं। हाँ रामू चलो राजा के पास ही चलते हैं, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। फिर भी तीनों राजा से मिलने जाते हैं। वे रामपुर के न्यायप्रिय शासक राजा विक्रम जी के लिए जाते हैं। महाराज हमने इस बुढ़िया को हमारी जीवन भर की कमाई संभलने के लिए दी थी, और जब हमने उसे वो वापस मांगी तो ये बोल रही है वो मेरे पास नहीं है। अम्मा क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ महाराज, ये दोनों सच बोल रहे हैं।
सुनो, आपका फैसला कल सुनाया जाएगा। राजा की ये बातें सुनकर दरबार के सब लोग हैरान थे कि राजा अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगली सुबह फिर दरबार लगता है, पर आज दरबार में अलग ही रौनक थी। ये सब देख दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। तभी राजा अचानक से बोलते हैं। ये लो, आपका फैसला हो चुका है। ये सुनकर दरबार के सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चोर को आंखों के सामने देखकर सब लोग हैरान थे। महाराज, आपने कैसे किया ये? सब लोगों के पूछने के बाद राजा लोगों को सारी कहानी बताते हैं। सुनो सुनो, महाराज ने छोटी और आसान से प्रतियोगिता रखी है जिसमें जीतने वाले को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। अरे वाह, ये तो सही मौका है। कुछ सोने के सिक्के मेरे पास पहले से हैं और ये 2000 जीतकर मैं बहुत ही आमिर बन जाऊंगा। हा हा हा। इस तरह रतन सिंह सिखों की बात सुनकर लालच में आकर दरबार में चला जाता है और खुद ही जाल में फंस जाता है। सैनी को इस दुष्ट को बंदी बना लो। रतन सिंह को बंदी बनाकर कालकोठरी में डाल दिया गया और वो सीखे दोनों दोस्तों को दिए जाते हैं। अम्मा, हम माफी चाहते हैं, हमने शक करके आपको परेशान किया। ये लो, हमारे पास से एक छोटा सा तोहफा। फिर वे कुछ सीखे बूई अम्मा को देते हैं। राजा उनके दयालु लता से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह राजा के बुद्धि माता से उनके बेईमान दोस्त को सजा मिल जाती है और उस बुरी अम्मा को भी न्याय मिल जाता है।